जहां पे बड़ी बड़ी ऑटोमेकर्स कंपनी पेंडेमिक में लॉसेस में थी, वहीं टेस्ला ने अकेले ही 721 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया था। बाहर से देखे तो ऐसा लगता है कि टेस्ला कंपनी को कोई और टक्कर दे ही नहीं सकता, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। आज के टाइम पे ये लोग इतनी मुसीबत में और इनके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि अगर ये अभी इन पे काम नहीं करेंगे ना तो कुछ सालों के बाद टेस्ला को मार्केट से ही निकाल दिया जाएगा। गाइस, आपको लगता होगा कि टेस्ला अपनी असली कमाई कार बेच के करती होगी, लेकिन ये जान के आपको थोड़ा नया लगेगा कि इनकी मैक्सिमम प्रॉफिट रेगुलेटरी क्रेडिट से होती है और ये कंपनी इन क्रेडिट्स पे इतने डिपेंडेंट है कि यही टेस्ला का सबसे बड़ा और पहला थ्रेट है। अब जानते हैं कि ये रेगुलेटरी क्रेडिट्स एग्जैक्टली होता क्या है। दरअसल हमारी धरती पे बढ़ते कार्बन एमिशन की समस्या को देखते हुए हर कंट्री की गवर्नमेंट ने ऑटोमेकर्स को कहा है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ और आप जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओगे हम आपको उतने इंसेंटिव्स के रूप में रेगुलेटरी क्रेडिट्स देंगे। और ये इलेक्ट्रिक कार्स जीरो एमिशन व्हीकल्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये कार्स इन्वायरमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। तो उन्होंने एक लॉ निकाला कि जितने भी ऑटोमेकर कंपनीज है वो हर साल कुछ परसेंटेज में ये ZEVs यानी जीरो एमिशन व्हीकल्स निकालेंगे और उनको उसके हिसाब से क्रेडिट्स पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप इन क्रेडिट्स को नहीं ले पाते तो आपको भारी फाइन देना पड़ सकता है। अब मान लो BMW, फोर्ड और टोयोटा हर साल 100 गाड़ियां बनाती है, तो इन 100 में से हर एक कंपनी को 10 ZEVs मैन्युफैक्चर करने होंगे। तो ये कंपनीज क्या करती है कि एक भी ZEVs नहीं बनाते, और टेस्ला जो 100% ZEVs मैन्युफैक्चर करके गवर्नमेंट से मैक्सिमम रेगुलेटरी क्रेडिट्स गेन करते हैं, उनसे ये क्रेडिट्स पॉइंट्स खरीद लेते हैं जिससे वो फाइन भरने से बच जाए। और टेस्ला इतने सारे पॉइंट्स को बेच के लिटरली खूब पैसा छापती है। इसका आइडिया आप इससे लगा सकते हो कि 2020 में जो इस कंपनी ने 721 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया था वो इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने तो क्रेडिट पॉइंट्स बेच के ही 1600 मिलियन डॉलर्स कमा लिए थे। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर ये नहीं बेचते तो ये कितने भयंकर लॉस में जाते। और यही गलती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे पैसे छापना तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज मैदान में उतरने वाले हैं, जिसकी वजह से बाकी ऑटोमेकर्स को रेगुलेटरी क्रेडिट्स खरीदने में दिक्कत नहीं होगी। और वहीं जो आज के टाइम पे जिससे टेस्ला मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है वो अपॉर्चुनिटी उन्हें फ्यूचर में मिलेगी ही नहीं। अब बात करते हैं कंपटीशन की। माना कि टेस्ला उन कंपनीज में से एक है जिसने इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर करना सबसे पहले स्टार्ट किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेकर्स हैं वो इस मार्केट में नहीं घुसेगी। और पता है, फरवरी 2021 में ही फोर्ड की मस्टैंग अमेरिका की 3rd मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन गई, जिसकी वजह से अपनी टेस्ला 2021 में सिर्फ 5.4% की ही ग्रोथ रिकॉर्ड कर पाई। और पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो यूरोप में फॉक्सवैगन ने टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रखी है। और तो और जनरल मोटर्स ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 35 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जितनी भी और जाइंट ऑटोमेकर कंपनीज हैं अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को पहले से ज्यादा सीरियसली लेंगे। और आपको ये जरूर पता होगा कि टेस्ला तो अभी सिर्फ प्रीमियम कार्स मैन्युफैक्चर करती है, और यही एक और ड्रॉबैक है इनका, क्योंकि इनके कंपटीशन ने डिसाइड किया है कि वो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर करेंगे, जो टेस्ला ने अभी तक बनाने का सोचा तक नहीं है। और उनके कॉम्पिटिटर्स हर एक पोर्शन कवर करेंगे जो टेस्ला ने अभी तक छुआ नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में इलॉन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला के लिए बहुत मुश्किल टाइम होने वाला है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इलॉन मस्क जाने ही जाते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में, तो कहीं ना कहीं हम इनके ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।